डियर नीट एस्पिरेंट स्टूडेंट्स, मैं शील शुक्ला। आप देख रहे हैं विजडम मीडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम नीट बुलेटिन का एपिसोड नंबर 3। आज का हमारा एपिसोड नंबर 3 पूरी तरह से फोकस्ड रहेगा ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की टेक्निकलिटीज और स्पेसिफिकेशंस पर। इस बीच में एक बड़ी खबर आ चुकी है और आपको पता भी चल गया होगा कि नीट यूजी 2023 की जो काउंसलिंग होनी है उसका शेड्यूल एमसीसी की वेबसाइट पर रिलीज हो चुका है। उस शेड्यूल के मुताबिक 20 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक यह काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। इन डेट्स के बारे में मैं आपको अभी मैं जानकारी दे दूंगा, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि मैं आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की कुछ टेक्निकलिटीज और ऐसी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं कि जिसको अगर आप फॉलो कर पाए तो ये पॉसिबल है कि आप कम स्कोर में भी बेहतर कॉलेज में आप एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन पा सकते हैं। आप पूरी तरह से इस पूरे सेशन में मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको एक एक जानकारी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के कंसर्न में मैं आपको दूंगा। अगर आप हमें रेगुलर फॉलो करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपसे नीट रिलेटेड कोई भी न्यूज नोटिफिकेशंस या अपडेट्स ना छूटे, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। आप हमारे वेबसाइट neetbulletin.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर भी आपको हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नीट के कंसर्न में हमेशा आपको अवेलेबल होती है। इसके बाद भी अगर कोई आपके पास स्पेशल क्वेरी है या कोई ऐसी गाइडेंस आप चाहते हैं काउंसलिंग के कंसर्न में, तो आप हमारे नीट बुलेटिन हेल्पलाइन नंबर 8800265682 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब मैं बात शुरू करता हूं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की। उससे पहले उस शेड्यूल की जो कि एमसीसी की वेबसाइट पर रिलीज हो चुका है। इस शेड्यूल के मुताबिक 20 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक काउंसलिंग चलेगी। मैं उस काउंसलिंग की डिटेल्स मैं आपको दे दूं पहले जल्दी, फिर उसके बाद में मैं आपको पूरा विस्तार से डिटेल में बताता हूं कि ऑल इंडिया कोटा के लिए आपकी क्या क्या स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते टाइम। पहले मैं आपको शेड्यूल की डेट्स देता हूं। 20 जुलाई को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। एक बात मैं आपको और भी ऐड ऑन कर दूं कि इस बार जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग हो रही है वो 4 राउंड में हो रही है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड और स्ट्रे मॉप अप राउंड। इस बार एक चेंज ये आया है कि अभी तक जो स्ट्रे मॉप अप राउंड होता था वो कॉलेज अपने लेवल पर मैनेज कर लिया करते थे। स्वाभाविक है कुछ माल प्रैक्टिसेस हो जाया करती थी और उसको और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और क्लियर करने के लिए, ताकि अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स को ही प्रायोरिटी मिल सके एडमिशन में, इस वजह से इस बार की काउंसलिंग में स्ट्रे मॉप अप राउंड को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही एडमिशन का प्रोसेस बनाया गया है। मतलब कि अगर आप स्ट्रे राउंड में जाते हैं तो वहां पर भी आपको ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जबकि इसके पहले अभी तक ऐसा नहीं होता था। एक और आपको जानकारी में ऐड ऑन कर दूं कि अभी तक जो काउंसलिंग होती थी ऑल इंडिया कोटे की नीट की, वो एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सों के लिए हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये काउंसलिंग एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए भी हो रही है। तो अब मैं आपको शेड्यूल बताता हूं। 20 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा फर्स्ट राउंड के लिए, और उसके बाद 20 जुलाई से लेकर के 20 to 25 जुलाई तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही सिर्फ ऑप्ट करते हैं तो आपको बहुत ही कम फीस देनी रहेगी, और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी ऑप्ट करते हैं तो आपको का रजिस्ट्रेशन अमाउंट प्राइवेट कॉलेज के लिए जो स्पेसिफिक जो भी तय किया जाएगा वो आपको
देना रहेगा, लेकिन वो लगभग 2 लाख रुपए के करीब होगा। और जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है वो आपका 25-30 हजार रुपए ही आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहेगा। जो भी होगा वो नोटिफिकेशन में आगे क्लियर हो जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट राउंड के लिए 20 से 25 तारीख के बीच में। फिर आपको 22 जुलाई से लेकर के माने फ्रॉम दी 22 ऑफ जुलाई टू 26 जुलाई तक आप अपनी चॉइस को फिल कर लें। आप अपनी चॉइस फिल कर लें और आप अपनी चॉइस को लॉक भी कर दें। लॉक करने के लिए इन्होंने अपना टाइम रखा हुआ है, लास्ट में आप उसको लॉक करेंगे। चॉइस को फिल करके आप लॉक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा पिछले कई सालों में होता रहा है कि स्टूडेंट्स ने चॉइसेस तो फिल कर दिया लेकिन उसको लॉक नहीं किया। तो आप 22 जुलाई से लेकर के 26 ऑफ जुलाई तक आप अपने चॉइसेस को फिल कर लें। और फिर आपको 27 और 28 जुलाई ये 2 दिन का टाइम रहेगा जब आपका रिजल्ट बन करके तैयार हो जाएगा। और 29 ऑफ जुलाई को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये वो दिन होगा जब आपको ये पता चलेगा कि हम में से किस स्टूडेंट को अपने चॉइस का कौन सा कॉलेज मिल पाया है। और फिर उसके बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए आपको कॉलेज में कॉल किया जाएगा। जिस भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में आपको एडमिशन मिल चुका है तो आपको 29 ऑफ जुलाई को आपको वहां पर जाकर के रिपोर्ट करना होगा। आप जो है आप वहां पर रिपोर्टिंग आपकी 31 ऑफ जुलाई को होगी और 31 ऑफ जुलाई को आप रिपोर्ट करेंगे। और 30 जुलाई उससे एक दिन पहले यह भी जरूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप एमसीसी की वेबसाइट पर आप अपलोड कर दें। और आपको जो टाइम मिलेगा उसके बाद में 30 जुलाई को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में 31 ऑफ जुलाई से लेकर के 4 ऑफ अगस्त तक आपको कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जब आप रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट करने के बाद 5 और 6 ऑफ आपके पास अगस्त को आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपने एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। और उन डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन में सही पाए जाने पर आपको कॉलेज में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इस तरह से फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आप अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इन द सेम वे सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 7 ऑफ अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 9 अगस्त से लेकर के 14 ऑफ अगस्त तक आपका चॉइस फिलिंग प्रोसेस चलेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप एक बात और समझ लीजिएगा। जैसे भी मैंने कहा कि आपकी काउंसलिंग 7 ऑफ अगस्त को स्टार्ट हो जाएगी और चॉइस फिलिंग का आपको जो मौका मिल रहा है वो 9 ऑफ अगस्त को मिल रहा है। तो ये जो 2 दिन का टाइम होता है ये किस लिए होता है मैं आपको बता दूं कि जब फर्स्ट राउंड के बाद में कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटा में बची हुई हैं उसको तय करने के लिए, कि वो मैट्रिक्स क्लियर करने के लिए एनएमसी को एक टाइम मिलता है कि वो क्लियरली बताए एमसीसी को कि हमारे पास इतनी सीट्स हैं जिसके लिए कि आप काउंसलिंग कर सकते हैं। और वो सीटें एनएमसी जब एमसीसी को डिक्लेयर कर देती है उसके बाद तब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होकर के 14 ऑफ अगस्त तक चलेगा। फिर आपको अपनी चॉइस फिलिंग 10 टू 15 अगस्त में करना होगा। चॉइस फिलिंग को फिर से आपको लॉक करना होगा। याद कर रखिएगा, लॉक करने के मामले में इसके पहले काफी गड़बड़ियां हो चुकी हैं। तमाम स्टूडेंट्स अपने चॉइस को फिल किए लेकिन वो लॉक नहीं कर पाए, इस वजह से वो कंसीडर नहीं किए गए उस काउंसलिंग के लिए। तो ये गलती मत कीजिएगा। और 16 से 17 अगस्त में आपकी मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी और 18 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आप में से वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में एमबीबीएस के लिए या किसी भी कोर्स के लिए, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग के लिए सक्सेस हो पाए हैं और किस कॉलेज में सक्सेस हुए हैं एडमिशन लेने के लिए। ये 18 ऑफ अगस्त को एकदम क्लियर पता चल जाएगा। फिर आपको पहले राउंड की तरह से आपको एमसीसी में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे और वो डेट आपको दी गई है 19 ऑफ अगस्त की। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद फिर आपको 20th से लेकर के 28 अगस्त तक के बीच में आपको उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा जहां पर आपको एडमिशन मिला हुआ है। फिर वही पहले राउंड की तरह सेम प्रोसेस कि 29 को और 30 अगस्त को आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाने की सिचुएशन में आपको उस
रिस्पेक्टिव कॉलेज में जो रिजल्ट में आपके लिए सिलेक्शन में डिक्लेयर किया गया है वहां पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। इसी तरह से अब मॉपअप राउंड पर, मॉपअप राउंड के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका भी रजिस्ट्रेशन जो है 31 ऑफ अगस्त से लेकर के 4 ऑफ सितंबर के बीच में होगा और मॉपअप राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये बची हुई सीटें होंगी जो कि फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग के बाद में जो सीटें बच जाती हैं ये उसके लिए होता है। और इन द सेम वे 1 सितंबर से लेकर के 5 ऑफ सितंबर तक आपको चॉइस फिल करनी है ऑनलाइन तरीके से। इसके पहले मॉपअप राउंड भी फिजिकली प्रेजेंट करके कराया जाता था, मैं आपको बता दूं, लेकिन अब ये प्रोसेस खत्म हो गया है और अब मॉपअप राउंड को भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू उस पर भी एडमिशंस होने लगे हैं। फिर 8 सितंबर को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा मॉपअप राउंड का, और आप में से जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनका नाम 8 सितंबर को एमसीसी की साइट पर आ जाएगा। और उसके बाद फिर आपको इन द सेम पैटर्न आपको अपलोड करना होगा एमसीसी की साइट पर अपने डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपको 10 से 18 सितंबर के बीच में आपको टाइम मिलेगा। बिटवीन 10th to 18th ऑफ द सितंबर आप उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में रिपोर्ट कर दीजिए जहां पर आपको एडमिशन मिला हुआ है। और फिर 18 सितंबर के बाद तुरंत आपके डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे 19th एंड 20th ऑफ सितंबर को, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए तो आपको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट राउंड है एंड लास्ट राउंड जो कहा जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर स्टे राउंड के बाद भी सीट्स खाली बचती हैं तो उन पर एडमिशन देने के लिए एक और स्टे राउंड किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं वो चाहते हैं कि स्टे राउंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ना होकर के हमारे कॉलेज में हो, और ये बेहतर कोशिश है ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में कि ये जो स्टे राउंड भी है इसको भी ऑनलाइन तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है। इट्स वेरी गुड। और ये जो स्टे मॉपअप राउंड जो यहां दिया गया है उसका टाइम बताया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए 21 से लेकर के 23 ऑफ सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग के लिए टाइम सिर्फ मिलेगा आपको 3 दिन का, 22 सितंबर से लेकर के 24 ऑफ सितंबर तक। फिर आपको 26 ऑफ सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और इस बार आपको एमसीसी की साइट पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद अपने साथ लेकर के आप कॉलेज जाएंगे, और 27 से लेकर के 30 ऑफ सितंबर मतलब आपको 4 दिन का टाइम मिलेगा कि आप अपने कॉलेज को रिपोर्ट करें, और कॉलेज को रिपोर्ट करने के बाद में और आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पर फिजिकली सामने सामने बैठ करके वेरीफाई किए जाएंगे, और फिर वो आपको भी स्टे मॉपअप राउंड में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको अपने पसंद के कॉलेज और आपको अपने पसंद के कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया शेड्यूल्स क्या था और वो डेट्स कौन थी जिस पर आपकी काउंसलिंग होनी है। अब मैं आता हूं मेन टॉपिक जिस पर आज का एपिसोड बेस है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। आप सब जानते हैं कि वे सभी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनको एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए या बीएससी नर्सिंग भी अब मैं ऐड ऑन करता हूं, उसके लिए जिसको एडमिशन चाहिए होता है, या अदर कोर्सेज में भी एप्लीकेबल है, ये तो इस काउंसलिंग की बात मैं कर रहा हूं, बीएमएस, बीयूएमएस, अदर कोर्सेज के लिए भी ये कंपलसरी है को नीट के एग्जाम में अपीयर हो, नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करें 50 परसेंटाइल के साथ में। क्वालिफाई करने के बाद में जो 50 परसेंटाइल से जिनका ऊपर का स्कोर है, ऑल द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द नीट यूजी 2023 काउंसलिंग। वो सभी इस काउंसलिंग में आकर के अपीयर हों, और काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू आप जिसका मेन फैक्टर है आपकी स्कोरिंग और आपका रैंक, उसके बेस पर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आप अपने मनपसंद कॉलेज और अपने मनपसंद कोर्स में एडमिशन पा सकते हैं। यह काउंसलिंग स्पेशली 2 पार्ट्स में होती है, एक होता है स्टेट कोटा और एक होता है ऑल इंडिया कोटा।
स्टेट कोटा नॉर्मली, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली मैं बोल रहा हूं, आप वही ऑप्ट कर सकते हैं जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास में है। ऑल इंडिया कोटा का मतलब है कि पूरे देश के बच्चे कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं स्टेट कोटा काउंसलिंग पर मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा, और स्टेट कोटा ही नहीं बताऊंगा, हर स्टेट के स्टेट कोटा के बारे में और यूनियन टेरिटरी स्टेट्स के भी जो काउंसलिंग होती है उसके बारे में, अलग अलग स्टेट के बारे में, अलग अलग यूनियन टेरिटरी स्टेट के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आप हमारे हर एपिसोड को देखते रहिएगा। आज मैं बात करूंगा ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। ये ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो है, इसमें सीट्स कितनी होती है, सबसे पहले मैं ये बता दूं। पूरे देश में इस टाइम 1 लाख से ज्यादा एमबीबीएस की सीट्स हैं, 1,08,000 समथिंग सीट्स हैं, और 660 कॉलेजेस हमारे पास में हैं। 706 कॉलेजेस के अगेंस्ट में हमारे पास में 1,08,148 एमबीबीएस की सीटें, मैं सिर्फ एमबीबीएस की बात कर रहा हूं, इतनी सीट्स हमारे पास में हैं। लगभग 50 मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहां पर एक्स्ट्रा बढ़े हैं, जिसमें से 30 गवर्नमेंट के हैं और 20 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हैं। इन टोटल सीट्स में से जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं उनके बारे में आप बहुत ध्यान से समझिए कि जितने भी देश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं हर स्टेट के, उस स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 85% की सीट्स स्टेट को दे दी जाती है, और 15% सीट्स, जो 15% जो सीट्स होती हैं, उस पर एडमिशन का राइट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के थ्रू आप उन 15% सीट्स पर एडमिशन आप पाते हैं। देश के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सभी की बात मैं ये कर रहा हूं। ये एक जनरल फिनोमिना है। अब मैं आपको इसके साथ कुछ और भी जानकारी ऐड ऑन करता हूं। देश में जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज माने जो खुद में यूनिवर्सिटी हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह बिहेव करती हैं। उनका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा भी होता है, लगभग 15 से 20 लाख रुपए के बीच में उनका फीस होता है। इस तरह के देश में जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज के 100% सीटों का एडमिशन ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। एक तो सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का 15%, जो मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं, और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं देश के अंदर में, जिनका फीस स्ट्रक्चर पर एनम 15 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में होता है, उनकी 100% सीटों की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है। कहने का मतलब अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होकर के ही एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट, देश के जितने भी एम्स इंस्टीट्यूट हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इस देश में जितने भी एम्स के इंस्टीट्यूट हैं, ये टोटल 20 इंस्टीट्यूट्स हैं देश के अंदर में। मैं आपको बताते रहा, 20 इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स के, और एम्स में अगर आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन मिले तो आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट करके तभी आप एम्स में एडमिशन पा सकते हैं। इन जो 20 इंस्टीट्यूट है, उन 20 की बात कर रहा हूं मैं। जल्दी मैं आपको इन एम्स के कॉलेजेस के नाम बता देता हूं, ये किस जगह पर सिचुएटेड है वो बता देता हूं, और वहां पर कितनी सीट्स हैं, ताकि आपको प्लान करना आसान हो जाए, आपको अपने नियर बाई एरिया के एम्स के बारे में आपको पता चल जाए, आपकी एक बेहतर तैयारी रहे अपने काउंसलिंग को मैनेज करने के लिए।
तो मैं आपको बताता हूं, मोस्ट फेमस नो डाउट एम्स का दिल्ली। दिल्ली में जो एम्स है वहां पर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 132 सीट्स। इसी तरह से एम्स का एक सेंटर आसाम में है, नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में है, वहां पर है 50 सीट्स। एम्स का एक सेंटर है आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में पड़ता है, वहां पर है 125 सीट्स। गुजरात में भी एम्स है, वहां राजकोट करके एक जगह है, वहां पर एम्स है और वहां पर एम्स की हैं 50 सीट्स। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर करके जगह है और बिलासपुर में वहां पर जो एम्स है वहां पर भी हैं 50 सीट्स, 50। जम्मू में भी एक एम्स है, वो विजयपुर में है और वहां पर हैं 62 सीट्स। झारखंड में देवघर करके एक जगह है, वहां पर भी एम्स है और वहां पर है 100 सीट्स। एम्स महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र के नागपुर में, और वहां पर हैं 125 सीट्स। पंजाब के भटिंडा में जो एम्स है वहां पर सीट्स है 100। तमिलनाडु के मदुरई में जो एम्स है 50 सीट्स। तेलंगाना के बीबी नगर में है एम्स 100 सीट्स। उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं, मैं आपको बता दूं, एक गोरखपुर में है और एक रायबरेली में है। गोरखपुर में है 125 सीटें और रायबरेली में है 100 सीट्स, 100 सीटें। उड़ीसा में भुवनेश्वर में है और वहां पर है 125 सीट्स। राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है और वहां पर है 125 सीटें। बिहार में भी एक एम्स है, पटना में है, वहां पर है 125 सीट्स। छत्तीसगढ़ में रायपुर है जो उसकी कैपिटल भी है, वहां पर है 125 सीट्स। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स है, वहां पर है 125 सीट्स। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी एम्स है 125 सीट्स। और वेस्ट बंगाल के नदिया में कल्याणी एक जगह है, वहां पर भी एम्स है, वहां पर है 125 सीट्स। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया। जो 20 एम्स हैं, जो देयर आर 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ द एम्स इन द इंडिया, दिस इज द कंप्लीट डिटेल। ये उनकी डिटेल्स है जो मैंने आपको नंबर ऑफ सीट्स के साथ में बताई है। यू कैन ऑप्ट अकॉर्डिंगली एज पर योर चॉइस ऑफ प्लेस, आप इसको चूज कर सकते हैं। हां, आपका रैंक और स्कोर भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि एम्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो एम्स की 100% सीटों का जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। अब मैं बात करता हूं जिपमर की, वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया। और जिपमर के 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, एक 1956 में आया था पौंडीचेरी का इंस्टीट्यूट और अभी एक नया आया है कुछ साल पहले करैकल में। इन दोनों जगहों पर जो एडमिशंस मिलते हैं वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। एक ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एनएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी आज की डेट तक, अभी प्रेजेंट में जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तब तक एनएमसी की साइट पर करैकल के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में कोई जानकारी एनएमसी की साइट पर नहीं है। पौंडीचेरी के बारे में लिखा गया है 200 सीट्स। तो यहां मुझे कोई सपोर्ट नहीं है इंफॉर्मेशन की, लेकिन मैं आपको अपने मुताबिक बताता हूं कि पौंडीचेरी में शायद 150 सीट्स हैं और 50 सीट्स करैकल में हैं। और यहां पर पिछली बार लास्ट टाइम तक भी यहां पर स्टे मॉप अप राउंड में सीट खाली गई थी और पौंडीचेरी के लिए 2 सीटें और करैकल में 3 सीटें लास्ट में स्टे राउंड के दौरान में फिल की गई थी। वेरी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, और यहां पर भी एडमिशन लेने के लिए सिर्फ आपके पास एक ही जरिया है कि आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप यहां पर आकर के अपीयर हों। अब इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये तो यूनिवर्सिटी का नाम है, उनके कॉलेज का नाम है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आता है, वहां पर भी अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो वहां पर भी आपको एडमिशन लेने के लिए आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू ही आना पड़ेगा। और वहां पर हैं 150 सीट्स। एएमयू, अगर आप चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसके मेडिकल कॉलेज का नाम है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज,
वहां पर टोटल 150 सीट्स हैं। और अगर आप इन 150 सीट्स पर चाहते हैं कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिले, तो यहां पर भी एडमिशन पाने के लिए आपको ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के थ्रू ही आपको आना पड़ेगा। और इसके बाद अब मैं बात करता हूं बीएचयू की। बीएचयू में जो सीट्स हैं वहां पर 100 सीट्स हैं। बीएचयू इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज वहां के मेडिकल कॉलेज का नाम है। बीएचयू यूनिवर्सिटी का नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। वहां पर 100 सीटें हैं एमबीबीएस की। और वहां पर भी एडमिशन लेने के लिए आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग ही एकमात्र जरिया है जिसके थ्रू आप वहां पर एडमिशन पा सकते हैं। फिर इसके बाद में अब आइए दिल्ली में। मैं दिल्ली की बात करता हूं। अगर आप दिल्ली के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। दिल्ली में स्पेशली 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है और एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। दिल्ली इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर में 5 कॉलेजेज आते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में 3 कॉलेजेज आते हैं। दिल्ली का पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। दिल्ली के भी मेडिकल कॉलेजेस में सीटें 2 पार्ट्स में बटी हुई हैं। 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए होती है और 85% सीट्स स्टेट कोटा के तहत होती है। लेकिन स्पेशल बात यह है दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस की कि चाहे आप 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करना चाहें, जिसमें पूरे इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू होगा। और अगर आपके पास आप दिल्ली के डोमिसाइल हैं, अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं दिल्ली स्टेट के डोमिसाइल होने की, तो उसका जो 85% का जो सीट्स हैं दिल्ली के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैं उन सभी की बात कर रहा हूं, तो उसके जो स्टेट कोटा की सीटें हैं वो भी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती हैं। तो चाहे आप उसके 85% के लिए जाना चाहें स्टेट कोटा के लिए, चाहे आप जाना चाहें ऑल इंडिया कोटा के लिए, आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू ही उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी कि यहां पर आईपीयू के अंडर में कौन से, और एक कॉलेज डीम्ड का भी अभी मैं बाद में उसकी बात कर लूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पर इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले कौन कौन से 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं। उनमें पहला नाम है आर्मी मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें 100 सीट्स हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज के बाद दूसरा कॉलेज है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आरएमएल हॉस्पिटल, 100 सीट्स। ये 100 सीट्स हैं यहां पर। फिर तीसरा कॉलेज है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, 125 सीट्स। फोर्थ कॉलेज है वहां का नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज देयर 66। एंड लास्ट कॉलेज दैट इज द वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल, द नंबर ऑफ सीट्स आर 170. So these are the total 5 colleges under the Indraprasth University. In the same way, just I am ready to tell you the name of the colleges under the Delhi University. Under the Delhi University there are 3 colleges. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में 3 कॉलेजेस हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। नंबर 1 इज द लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड जीटीबी हॉस्पिटल, जिसमें से लेडी हार्डिंग में 240 सीट्स हैं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 250 सीट्स हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड जीटीबी हॉस्पिटल में 170 सीट्स हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, जामिया हमदर्द, ये यूनिवर्सिटी का नाम है, और हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये मेडिकल कॉलेज का नाम है। यहां पर 150 सीट्स हैं जिसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, और यहां पर भी एडमिशन लेने का सेम तरीका है, बिकॉज दैट इज द डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट टू गेट एडमिशन इन एनी डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया यू हैव टू कम ओनली थ्रू द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग. In that way, it's compulsory. You have to appear in the counseling of the All India quota for admission in Jamia Medical College. ये वो सीट्स हैं
जहां पर कि आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही आपको एडमिशंस मिल सकते हैं। ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपको अगला बता दूं, यहां एक डेंटल कॉलेज भी है, जामिया में ही है, और वहां का भी 100% एडमिशन, जिसमें 5% इंटरनल कोटा भी है ऑल्दो, और जामिया इस्लामिया में का जो डेंटल कॉलेज है उसके लिए भी 100% जो सीटें हैं वहां पर एडमिशन पाने के लिए आपको ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के थ्रू ही आना पड़ेगा। अब लास्ट में सुनिए जो मैंने आपको पूरा अब तक बताया। इसके अलावा एक बहुत कोटा है, आप लोग उसका नाम सुने होंगे, आप लोग जानते होंगे, ESIC कोटा। ये इंश्योर्ड पर्संस के लिए एक स्पेशल कोटा होता है। आप मेरे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिएगा, मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस कोटा में एलिजिबल होते हो और आप उसके लिए अप्लाई न कर रहे हो। अगले में एपिसोड का इंतजार कीजिएगा, मैं डिटेल में बताऊंगा। और ESIC के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके 15% सीट्स के लिए में एडमिशन के लिए आपको ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन आपको मिलेगा। ESIC का अगर आपके पास में अगर सर्टिफिकेट है, इंश्योर्ड पर्सन का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, तो एक जानकारी के लिए बता दूं कि पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी नीट की, उसमें जो लास्ट कट ऑफ गई थी फॉर द जनरल कैटेगरी, दैट वाज द 600 मार्क्स। बाय द वे दैट वाज द 602 मार्क्स, जबकि ESIC कोटा में यही मेरिट गई थी 548 पर। ओबीसी के लिए गई थी 540, SC के लिए गई थी 337 और ST के लिए गई थी 190 मार्क्स। तो ये ESIC कोटा होता क्या है, इसका एडवांटेज आपको कैसे मिल सकता है, इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, आई विल गिव यू द ईच एंड एवरी डिटेल्स इन माय जस्ट अपकमिंग एपिसोड। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माय एनी एपिसोड। और मैं रिजर्वेशन के बारे में बात आपको और बता दूं कि ये जो काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, इसमें वो स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी के होते हुए भी इकोनॉमिकली वीकर हैं, उनको EWS कोटा के तहत 10%, 10% का उनको रिजर्वेशन मिलेगा। नंबर 2, जो भी स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और अगर उनके पास सर्टिफिकेट है तो दे विल गेट द एडवांटेज ऑफ 27% ऑफ रिजर्वेशन। 27% सीट उनके लिए रिजर्व रखी गई हैं जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अगर आप शेड्यूल कास्ट कोटे से आते हैं तो आपके लिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में 15% सीटें रिजर्व रखी गई हैं। अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए 7.5% सीट्स रिजर्व रखी गई है। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हैं तो हॉरिजॉन्टली हर कैटेगरी में आपके लिए 5% सीट्स आपके लिए रिजर्व रखी गई है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की सीट्स के बारे में जानकारी दिया। उसमें किस किस कैटेगरी के लोग शामिल हो सकते हैं मैंने आपको यह बताया। अगले आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल पूल कोटा, ESIC कोटा, NRI कोटा, मैनेजमेंट कोटा, ये सब होते क्या हैं। जगह जगह नाम आप इसके सुनते होंगे, इसके नाम पर कितने लोग न जाने कितनी माल प्रैक्टिसेस इस सोसाइटी में चल रही हैं। इसके नाम पर लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। इनकी सच्चाई क्या है इन कोटा की, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और इनके थ्रू आप एडमिशंस कैसे पा सकते हैं। आप एलिजिबल हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। एक एक चीज की जानकारी मैं अपने आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको देता रहूंगा। आप मुझे देखते रहिए, अगले एपिसोड्स लगातार आपके पास आते रहेंगे। जब तक नीट की काउंसलिंग चल रही है मैं आपको एक एक खबर से बाखबर करता रहूंगा। मैं आपको नीट से रिलेटेड एक एक न्यूज, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस सब आपके पास में पहुंचती रहेगी। थैंक यू। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।